हेलो दोस्तों। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो 23 के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हैं इंडियन एक्सप्रेस में, हम उनका डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी ही रहेगी। मैं उन्हीं एडिटोरियल्स का डिस्कशन करूंगा आपसे जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे सिलेबस के दायरे में आते हैं। हम उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। और इस छोटी सी वीडियो में जो भी हाईली वैल्यूड इन्फॉर्मेशन है इन एडिटोरियल्स में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस एडिटोरियल के साथ। कुल मिला के आज एडिटोरियल में हमारे करीब 4 से 5 एडिटोरियल हैं जो कि डिस्कशन करने के लायक हैं। और मैं शुरू करता हूं आज के पहले एडिटोरियल के साथ, जो कि है द रियल टेस्ट। ओके। ये एडिटोरियल जो एक नया एग्जामिनेशन यूजीसी ने रिकमेंड किया है फॉर दी ऑल दी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो भी एक एग्ज़ाम रिकमेंड किया गया है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, एक कॉमन एग्ज़ाम होगा सब में एडमिशन के लिए, उस पर है। उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताए गए हैं। और अगर सिलेबस की बात करें तो ये आपके GS 2 का पार्ट है, जहाँ पर आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये उससे रिलेट करता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो देखिए, इसमें अगर मैं आपको, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो भी अभी आपको है वो क्लियरली विजिबल है। मैं इसे थोड़ा जूम कर दिया मैंने। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो 13 लैंग्वेजेस में दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि इससे क्या होगा कि एक सबको लेवल फील्ड मिलेगा। ओके, लेवल फील्ड इन द सेंस कि अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन पे जो रिजल्ट आता था कोविड के टाइम्स में, काफ़ी लोगों को 95-100% भी मिलने लगा। तो उन सब सारे जो लेक्यूनास थे सिस्टम में, उसको रिमूव करते हुए ये एक काफ़ी वेलकम स्टेप है इस डायरेक्शन में। नाउ आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है कि द इरेशनैलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ हाई मार्क्स, हायर कट ऑफ एंड असेसमेंट दैट रिवॉर्ड अनइमेजिनेटिव रोड लर्निंग एक्सपीरियंस हैज टेकन टोल ऑन स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स था और कुछ पता नहीं, तो उसके चलते क्या हुआ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक हिट हुआ यहाँ पर। ठीक है। अभी क्या है कि क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन जिन्होंने कंप्लीट किया है, ठीक है, उनको किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होगा। तो अलग अलग जगह एग्जामिनेशन देने से अच्छा है कि अब दे विल हैव वन सिंगल एग्जामिनेशन विच विल गिव देम एडमिशन, विच विल टेस्ट देम बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये एग्जामिनेशन को 13 लैंग्वेज में कराया जाएगा, जो कि एक लेवल फील्ड प्रोवाइड करेगा। ओके। थर्ड, ये स्टूडेंट्स को बचाता है मल्टीपल एग्ज़ाम लिखने की हेजल से। ठीक है। एंड नाउ उसके बाद ये एक क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम ही हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है। बिकॉज हमारा चैलेंज बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी जो डायनामिक्स है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत डिफरेंट है। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है जो कि है इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। ओके, बिकॉज हम जानते हैं कि अभी भी हमारे कंट्री का बहुत सा हिस्सा है जहाँ पर रीच नहीं है स्टडी मटेरियल्स का, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास संसाधन नहीं है पढ़ने के। तो उन सबको लेकर चलने के लिए यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलरली जो ये एग्जामिनेशन लाया गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मद्देनज़र रखते हुए लाया गया है। आई होप कि आपको याद होगा कि जो 2020 में पॉलिसी आई थी दैट प्रपोज्ड 5+3+3+2, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा 10+2 था, इसको रिप्लेस करते हुए ये वाला लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि 5 साल में फाउंडेशनल स्टेज होगी, देन प्रिपरेटरी स्टेज होगी, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, दैट यू कैन रिवाइज योर प्रीवियस स्टफ। ओके। तो इन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए किया। अब यहाँ पर हमें इस पॉइंट को रिमेंबर करने के लिए ये है कि ये एक हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। ठीक है। इतना भी हाई क्वालिटी ना हो कि ये जो कोचिंग माफियाज हैं उनको प्रमोशन दे दे। ओके। नाउ यहाँ पर एक अलग पॉइंट ये रखा गया, सुपर निम्बल कोचिंग इंडस्ट्री। ओके। तो इसको इस तरह डिज़ाइन करना है कि ये कोचिंग इंडस्ट्री को प्रमोट ना करे। ओके।
ये काम होगा एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, उसको मैकेनिकल ना बनाए। दिस स्क्रीनिंग प्रोसेस शुड बी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि वो बच्चा किस सब्जेक्ट के लिए जा रहा है। एप्टीट्यूड शुड बी प्रॉपरली टेस्टेड, ये पहला यहाँ पर रखा गया है। और दूसरा ही पॉइंट यहाँ पर ये रखा गया है कि पूरी तरह जो ट्वेल्थ की स्कूलिंग है उसको पूरी तरह ही डिस्करेज ना कर दे एग्ज़ाम की। अब आपके एग्जामिनेशन में सम परसेंटेज जो कि मेहनती बच्चे हैं उनको डिस्करेजमेंट होगा ऐसे, तो वहाँ पर यहाँ पर उसको ध्यान दिया गया है कि वो भी ना हो। ओके, सो इस पूरे जो एडिटोरियल में है उसमें आपको यहाँ से ये पॉइंट उठाना है कि जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, एक आपका फॉर में, एक आपका अगेंस्ट में, कि वो 13 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन लेकर के आ रहा है, सबको एक लेवल फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हमको स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जाम से बचा रहा है। ठीक है, ये आपके 3.4 में हो गए। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर निगेटिव में बोलोगे तो आप ये बोलोगे कि इसको कोचिंग की जो माफिया प्रमोशन है वो नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, इसको पूरी तरह ट्वेल्थ के मार्क्स को निगेट नहीं करना है कि उनका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाए। ओके, इसके अलावा दी एनटीए के लिए इम्पोर्टेंट टास्क है कि डिज़ाइन ऑफ एग्जाम शुड टेस्ट प्रॉपरली। ओके, सो ये पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं। आपके पास 3 फॉर में हैं और 3 अगेंस्ट में पॉइंट हैं विच यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब हम नेक्स्ट का डिस्कशन करेंगे। ओके, आई एम सॉरी, मुझे इधर का कुछ क्लियर करना पड़ेगा सो एज टू मेक थिंग्स मोर क्लियर फॉर यू। बाकी आई होप कि यू गॉट द आंसर कि आपको इस आर्टिकल में क्या समझाने की कोशिश करी गई है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ द नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट, आई थिंक कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये आर्टिकल कहता है वॉर प्राइस के ऊपर, वॉर एंड प्राइसेस के ऊपर। तो यहाँ पर ये आपका एक तरीके से GS2 और GS3 से भी आर्टिकल मिल रहा है। रीज़न बीइंग GS2 और GS3, 3 में आपका एग्रीकल्चर है और 2 में आपका है कि इंटरनेशनल इवेंट्स हाउ दे आर अफेक्टिंग इंडिया। ओके, तो एक तरीके से वहाँ से भी आ रहा है। अभी ये क्या बोला गया है कि जो हमारा मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रशिया का, उसके कारण कई हमारे जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सप्लाईज हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं। ओके, बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज डिसरप्शन इन ब्लैक सी। तो ब्लैक सी की लोकेशन आप पढ़ लेंगे। प्लीज़ गो थ्रू द लोकेशन ऑफ ब्लैक सी, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है इसकी लोकेशन। ठीक है, देन अब ये क्या बोल रहा है कि इंडिया इज़ अ इम्पोर्टर ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, अभी उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यूरिया, डैप, म्यूरिएट ऑफ पोटैश MOP, ओके, फॉस्फेरिक एसिड, अमोनिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दे आर सम ऑफ दी, ये कुछ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत क्रूशियल फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें इंडिया इंपोर्ट करता है। हमें पता होने चाहिए यूरिया, डैप, MOP, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया। अब बात आती है कि कौन सा हम कहाँ से सोर्स करते हैं। रशिया इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरिया एक्सपोर्टर। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे जो MOP है, जो आपने यहाँ पर देखा म्यूरिएट ऑफ पोटैश। अगर बेलारूस और रशिया आपस में मिल जाते हैं तो दे अकाउंट फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ऑफ MOP। मतलब विश्व का 40% जो MOP आता है वो बेलारूस और रशिया के साथ मिलकर आता है। ओके, एंड रशिया ऑल्सो फिगर अमंग द टॉप 5 डैप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, तो डैप जो आपका डाई एमोनिया फॉस्फेट है वो रशिया टॉप 5 वर्ल्ड एक्सपोर्टर्स में है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए थी, आपके GS3 में इंपॉर्टेंट रहेगी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। अब बात आती है कि उस चीज़ को हम कैसे सरकमवेंट करें, जो सिचुएशन खड़ी हुई है इसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास। तो इस आर्टिकल में आपको बोला इन्होंने कि हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना चाहिए कनाडा, इजराइल, जॉर्डन फॉर पोटैश, सऊदी अरेबिया, मोरक्को एंड इजिप्ट, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को फॉस्फेट्स के लिए हमें रोपिन करना है, उनके पास हमें बातचीत करनी चाहिए। देन यूरिया और डैप के लिए इन्होंने बोला कि हम चाइना से कंसल्ट करें, विच कुड बी डिफ़िकल्ट। ये राइटर का अपना व्यू है, बट आई डोंट थिंक कि अभी इंडिया इज़ इन अ पोजिशन टू बी सो मच फ्रेंडली विद चाइना इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट्स, बट लेट्स सी। अभी इसके बाद यहाँ पर ये इन सब का कारण क्या है, क्योंकि खरीफ सीज़न पास में है, मिड जून,
वहाँ पर इन सब की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें इस चीज़ को अभी से एड्रेस करना है ताकि समय आने आने तक हम इस चीज़ को पूरी तरह मिटिगेट कर सकें। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। मैंने इसमें भी आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द केस अगेंस्ट रशिया। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन माई साइट, मुझे इसमें इतना कुछ खास इंफॉर्मेटिव नहीं लगा, बट स्टिल मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपको जो यहाँ से पढ़ना है, एक जिनोसाइड कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन एक यहाँ पर, और मैं इसका आपको ये क्या क्रक्स है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी गई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो ये रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर करा, उसमें इसने बोला कि 2014 ऑनवर्ड से रशिया यूक्रेन में जेनोसाइड हो रहा है। उसके चलते इन्होंने अब जाके, रशिया ने 2022 में यूक्रेन के ऊपर रिटेलिएशन करा। ठीक है, तो और ये इन्होंने आर्टिकल 51 के तहत किया, जो कि एक आर्ग्यूमेंट था कि हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। अब क्योंकि जिनोसाइड कन्वेंशन की बात आई है तो अभी ये रूलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, बट यहाँ पर आईसीजे ने बोला है अपने आर्टिकल 41 ऑफ द आईसीजे इंस्टीट्यूट के तहत कि हम इस चीज़ को एक एज अ एडवाइजरी, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक हमारा एक प्री मेच्योर डिसीजन है, ताकि जो अभी कैजुअलिटीज़ हो रही हों उनको कंट्रोल करा जा सके। ओके, तो ये उसके चलते इन्होंने बोला गया है कि इंस्टेंटली, इन शॉर्ट, टू एंड द वॉर इंस्टेंटेंटली, कि तुरंत का तुरंत आप वॉर को रोकिए। ओके, और उसके बाद है कि अगर ये आईसीजी की रूलिंग बाइंडिंग है, अगर वो नहीं मानते हैं, देन इट रिलाई, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हिस्से में बात आती है कि फिर वो इससे कैसे डील करेंगे। सो ऑल दोस एंड ऑल दैट, बट इतना भी हमें टेक्निकल नहीं होना है। दिस इज समथिंग कि ये बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, तो हमें इसमें नहीं जाना है। नाउ दिस इज़ न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। दिस इज़ अगेन अ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वुड से देर आर सम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर थोड़े से कोटेशंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर हालांकि प्रताप भानु मेहता के काफ़ी आईआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि इन्होंने बोला क्या है। इसमें इन्होंने दो तीन किताबों का मेंशन किया है जहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट लाने की बात करी है। यहाँ तक इन्होंने आर्टिकल में, यहाँ तक इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि क्यों नॉर्मली 1950 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा गया है कि जो बिग पावर्स हैं, जैसे एक बड़ा देश छोटे देश को पर आक्रमण करता है बाई फोर्स, तो उसके जीतने की परसेंटेज कम होती जा रही है। तो वही इन्होंने यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक एंड्रयू मैक की क्लासिकल स्टडी वाई बिग नेशंस लूज, ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि एक रीज़न दिया है कि अब क्या होता है कि जो स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं उनके पास आइडियोलॉजिकल कोहेशन होता है। ठीक है, बाकी उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मिलता है क्योंकि वीकर पावर हैं। ठीक है, और छोटी कंट्रीज अगर किसी भी कन्वेंशन का उल्लंघन करेंगी तो उन पर उतना प्रश्न नहीं उठेगा जितना एक बड़े देश पर उठता है। तो बड़े देश नॉर्मली वो वेपन से मारेंगे और ऐसा मिसाइल चलाएंगे, ये मारेंगे वो मारेंगे, वो सब करेंगे, बट दे कैन नॉट यूज समथिंग विच इज़ अगेंस्ट जिनोसाइड कन्वेंशन। जैसे ही बात आई वहाँ पर वो किसी को भी प्रिजनर ऑफ वॉर को, ऐसा जैसा आपने कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा कि दिखाया गया है। सो दे हैव अ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द सेंस कि वो कुछ चीज़ें काफ़ी कर सकते हैं इजीली, उनके ऊपर इंटरनेशनल एस्केलेशन नहीं होगा और बड़े देशों पर हो सकता है, जो कि जैसा कि रशिया पे भी हो रहा है। और उसके बाद इन्होंने दूसरी बुक बोली हाउ द वीक विन वॉर्स हैव आर्ग्यूड स्टैटिकली। यहाँ पर इन्होंने, जो इसके राइटर हैं इवान टॉफ्ट, इन्होंने इसके बारे में स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन दी है। सो दिस इज़, आप बस इन किताबों को कोट कर सकते हो कि इन किताबों के माध्यम से राइटर ने ये बताने की कोशिश करी है कि अब जो इस समय का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक बड़ा देश छोटे देश को केवल फोर्स से हरा दे, इसके चांसेस कम हो चुके हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। देन यहाँ पर उन्होंने एक बात कही, द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ सुपर पावर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी मतलब हमारा आज का समय, इज नॉट दैट इट इज पावर दैट कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाई फोर्स, इट इज दैट इट कैन टू सर्टेन डिग्री एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ फेलियर। ठीक है, सुपर पावर वो है जो कि ना कि मारक शक्ति से नहीं, उसके अंदर
आए नुकसान को झेलने की कितनी क्षमता है, वो इससे भी सुपर पावर एक डिफाइन होती है। जैसे कि करंट सिचुएशन में अगर आप ऐसे देखें कि इनके ऊपर इतने सैंक्शंस लग चुके हैं ऑलरेडी, उसके तहत अब ये कैसे परफॉर्म करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इंडिया, आपको याद होगा 2020 में एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर कर आया। क्यों? क्योंकि कोविड क्राइसिस में जिस तरह इंडिया ने रिस्पॉन्ड दिया, वो एक अपने आप में एक सुपर पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो दिस इज हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग इट। अब उसमें ये आगे के आर्टिकल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि फिर अब इंडिया अपने आप को कैसे अलाइन करना चाहता है। अगर इंडिया चाहता है कि एक बड़ी पावर एब्रप्टली किसी छोटी पावर को या छोटी कंट्री को ना हड़प ले, तो उसको अभी का अभी जो है रशिया को कंडेम करना चाहिए उसके एक्शन के लिए। सो इट इज़ जस्ट कि वो बोल रहे हैं कि इंडिया को कैसा आगे एक वर्ल्ड ऑर्डर देखना है, उसको अभी आज के समय में वैसा ही डिसीजन लेना चाहिए जैसे कि अभी ब्रिक्स समिट में चाइना का बुलावा आया है। तो उन सब चीज़ों को लेकर ये बात करी गई है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, देखते हैं हम आगे कैसे जाता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द फोर्थ आर्टिकल। और हाँ, रही बात इनका, तो ये भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का ही आर्टिकल है। तो ये आपका GS 3 का आर्टिकल है। और सेम थिंग ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, तो ये आपका GS 2 से रिलेटेड है। बट यहाँ पर रही इन्फॉर्मेशन आपको, तो जीनोसाइड कन्वेंशन और आपको ICJ के बारे में पता होना चाहिए कि 15 होते हैं, कौन कौन इनकी वोटिंग में यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल वोट करता है जजेस के, और इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस एंड ऑल दैट, रीड अबाउट ICJ प्रॉपरली। ओके, सो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारे कुछ एक्सप्लेन सेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड मुझे आई इसीलिए काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो एक CUET का ऊपर आर्टिकल आया है, उससे ही रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें से अगर आपको कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, जो कि मैं आपको फिर भी एक सेक्शन में बता देता हूँ, कि इसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे ये दोनों आर्टिकल को आप आपस में क्लब कर लेना। यहाँ पर DU का ही स्पेसिफिकली बात करी गई कि DU में जो टॉप एडमिशन्स हो रहे थे, कि मतलब उनका एक चौथाई से एक तिहाई हिस्सा केवल 95% टाइलर का ही है, और अभी के जो स्टैट्स हैं वो यही कि 90% से ऊपर वाले ही एडमिशन पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि हाईएस्ट एडमिशन फ्रॉम केरला बोर्ड, देन राजस्थान, देन हरियाणा, ओके, देन CISC, दैट इज़ ICSC बोर्ड जिसे बोलते हैं, और CBSE। सो ऐसे में क्या हो रहा है कि इस चीज़ को पता होना चाहिए, क्योंकि कोविड के समय काफ़ी अलग तरीके से मार्किंग हुई, ऑल दोज। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर उसी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ब्रेक डाउन किया गया है कि UG लेवल पे कितने हैं, उसमें किस कोर्स में सबसे, जैसे कि BA में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है, हाउ मेनी अंडर ग्रेजुएट्स आर स्टडिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो टोटल हमारे पास 7.2 लाख स्टूडेंट्स हैं 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिसमें से मतलब टोटल आपके 7.2 लाख स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से करीब करीब 5.5 लाख आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम में हैं, और रेस्ट आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट में होंगे मे बी। सो इसमें ही वही सारी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी लूसिड वे में दिया गया है। यहाँ पर आप अपने, अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन भी किया गया है SC ST। सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें पेपर 2 में अगर आपको ये सब कोट करना है तो इट विल बी अ गुड, क्योंकि उसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में आपको ये रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देन अगर आपको और अपने कुछ GS के आंसर के लिए कुछ स्टैट्स उठानी है तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। ओके, नाउ हाँ, इस आर्टिकल की बात करते हैं। तो दिस इज़ फॉर दी GS 1, दिस इज़ योर हिस्ट्री टॉपिक। यहाँ पर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, बस यही बोला गया है कि भगत सिंह का जैसा कंट्रीब्यूशन है, और जिस तरह हम अपनी स्पीचेस में बोलते हैं वी ग्लोरीफाई हिम, बट उस तरह ऑन स्टेज नहीं दिखा गया है कि इवन उनसे भी छोटे कंट्रीब्यूशन के जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए चीज़ें हुई हैं, बट भगत सिंह बीइंग सच ए ह्यूज पर्सनालिटी, उनके लिए हमें कम देखने को मिला है। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है। एक, ऐसा बोला गया है कि जो सबसे पहली पर्सनालिटी थी जिन्होंने भगत सिंह के बारे में लिखा वो थे EV रामास्वामी नाइकर। आपको पता होगा एंटी ब्राह्मिकल मूवमेंट इन्होंने चलाया था, और इनमें आप स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ी होगी तो EV रामास्वामी नाइकर के बारे में है। अब इनका एक पर्सनल जर्नल था खुदी अरासू, उसमें इन्होंने इनके बारे में मेंशन किया था। देन BR अम्बेडकर का एक अपना मराठी न्यूज़पेपर था जनता, उसमें इन्होंने इनके बारे में मेंशन किया था। और यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भी जो है भगत सिंह की कोई भी पिक्चर या पोस्टर नहीं है। वहीं उसके मुकाबले एक हेमू कलानी जो कि
सेम सेम एग्जीक्यूटेड बिफोर ही टर्न 20 1943, उनका एल के अडवाणी की वजह से उनका पोर्ट्रेट है सेंट्रल हॉल में, बट वाई इनका नहीं है, जहां पर 1929 में खुद भगत सिंह ने एक सेंट्रल हॉल में बॉम्ब फेंका था खुदीराम बोस के साथ। तो ऐसा क्यों है? सो दिस इज़, और फिर आप देख सकते हो फिर भगत सिंह के ऊपर कंट्रोवर्सीज भी कई हैं कि उनकी कुछ पिक्चर्स में हैट है, कुछ में टर्बन वर्जन है, तो इस पे भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल, बट दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट का मुझे इंपॉर्टेंस का यही लगा। और आपको पता होना चाहिए जितेंद्र नाथ सैयल इन्होंने ही भगत सिंह की बायोग्राफी लिखी थी। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन थी, और ये इन्फॉर्मेशन हमारी आज के एडिटोरियल के लिए थी। आई होप आपको एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। ओके, प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट्स, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।